together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting इनकी ज़बां उर्दू की तरह. आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह. आज हम बात करेंगे सिनेमा बतौर फ़नून लतीफ़ा और उसकी जमालियात. इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर रिजवानुल हक साहब, जो उर्दू ज़बान व अदब और हिंदुस्तानी सिनेमा पर गहरी तहक़ीक़ी नज़र रखते हैं और वो फ़िलहाल NCERT से जुड़े हुए हैं और भोपाल में कारगुज़ार हैं. सर, आपका प्रोग्राम में बेहद खैर मक़दम है. शुक्रिया. आदाब. सर, मेरा आपसे एक पहला सवाल है कि फ़नून लतीफ़ा से आपका क्या मतलब है और इसकी बुनियादी ख़ुसूसियात क्या हैं? जी, फ़नून लतीफ़ा जो हम अंग्रेज़ी में फ़ाइन आर्ट्स कहते हैं वो होता है. ज़ाहिर है इसकी जो बुनियाद है वो होती है कि इंसान की जो कमालियात है उसकी जो समझ होना. तो सवाल ये है कि क्या सिनेमा को फ़नून लतीफ़ा में शामिल किया जा सकता है. आमतौर पर फ़नून लतीफ़ा में रक़्स, मौसीक़ी और अदब, थिएटर, ये चीज़ें आती हैं, मुसव्विरी. तो क्या इसी तरह सिनेमा भी एक फ़नून लतीफ़ा है. जब हम फ़नून लतीफ़ा की बात करते हैं तो कुछ इसकी 2, 3 या 4 बुनियादी सिफ़ात होती हैं. जैसे फ़नून लतीफ़ा एक तो होता है तख्लीक़ी काम होता है, यानी ऐसा काम जो खुद से तसव्वुर किया जाता है और बनाया जाता है या लिखा जाता है या दिखाया जाता है. तो एक तो ये शर्त होती है कि वो किसी जो दुनिया में कोई वाक़या है या कोई तजुर्बा है उसको रास्त करके नहीं दिखाया जाता है, बल्कि दुनिया के बारे में होता है, लेकिन जो उसका तख्लीक़कार है उसके अपने नज़र से देखी हुई चीज़ें या सुनी हुई चीज़ें उसको वो अपने तौर पर बयान करता है. तो ये एक तो शर्त होती है. दूसरे, इसके बयानिया में कुछ ऐसी बातें होती हैं जब वो बयान करता है या इज़हार करता है अपने फ़न का, तो वो बिल्कुल जो ज़िंदगी है उसका हूबहू नहीं, बल्कि वो उसमें कुछ अपनी तरफ से भी कम या ज़्यादा कर देता है, ख़ास तौर से कुछ बढ़ा देता है. एक ये होती है. दूसरे, उसके बयान में इतनी वाज़ेह नहीं चीज़ें होती हैं कि लोग आइडेंटिफाई कर ले, अच्छा ये तो इसके बारे में बयान कर रहे हैं, बल्कि उसके बयान में कुछ ऐसी सिफत होती हैं
या उसके इजहार में कुछ ऐसी सिफत होती हैं जो वक्त के आगे पीछे भी उसकी मानवियत कायम रहे, यानी कि ये सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं होते हैं बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी वो लिखता है। दूसरा ये है कि उसमें एक तरह की जो इब्हाम भी होना चाहिए। जब फन होता है तो उसमें थोड़ा इब्हाम भी होता है कि जिसके वजह से उसमें कई मानी पैदा हो जाते हैं, कि एक ही मानी नहीं होता है बल्कि कई मानवी इम्कानात होते हैं। ये सारी खूबियाँ होती हैं फ़नून लतीफ़ा में। इनके बयान करने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जो दुनिया में हो रहा है उसका बिल्कुल हूबहू नहीं, बल्कि उसके एक अक्स ज़रूर नज़र आता है, लेकिन वो उसका जो तख्लीक़कार है उसके नुक्ते नज़र भी उसमें शामिल होता है। तो ये कुछ बातें होती हैं जिसको हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं, वो चाहे मौसीकी हो, रक़्स हो, मुसव्विरी, थिएटर हो और अदब हो। तो ये खूबियाँ अगर हम देखते हैं क्या सिनेमा में हैं, अगर ये खूबियाँ सिनेमा में भी हैं तो फिर हम उसको फ़नून लतीफ़ा में शामिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में अदब की जमालियात के बारे में क्या कहा गया है? ये जो है ये कदीम जो सकाफ़तें थी, उन्होंने वैसे तो बहुत सारी बातें सब जगह मिलती हैं, लेकिन हर सकाफ़त से एक बात ख़ास मानी गई है, वो अदब पर थी और फ़नून लतीफ़ा के बारे में भी थी। वो बात थी जैसे चीन की जो कदीम सकाफ़त है उसमें कहा गया था, क्या अदबी तख्लीक इंसानी है? मुराद है कि क्या अदबी तख्लीक के हर हाल में इंसानी सरोकार। इसी तरह यूनान की जो सकाफ़त थी उसमें जो बुनियादी सवाल था वो था, क्या इस अदब में तख्लीक या तख्लीक में कोई हकीकत है? मतलब क्या अदबी तख्लीक में किसी हकीकत का अमल है? इसी तरह हिंदुस्तान की जो कदीम सकाफ़त है उसमें अदब से सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या अदबी तख्लीक मुअस्सर है? यानी इससे मुराद है कि क्या अदबी तख्लीक लफ्ज़ों के ज़रिए कोई पैदा करने में कामयाब है? और जो अरब की सकाफ़त थी उसमें ये जो बुनियादी सवाल था उसमें था, क्या इसमें कोई मानी है? इसके मानी है कि क्या अदबी तख्लीक लफ्ज़ों के ज़रिए कोई बात कहता है जिसके मानी हैं? तो ये जो सवाल थे अदब में, ये तमाम अदब, फ़नून लतीफ़ा, थिएटर, मुसव्विरी, मौसीकी और रक़्स, सब पर सवाल ये एक बुनियादी सवाल माना जाता था। तो अब हमें देखने की ज़रूरत है क्या ये बातें भी सिनेमा में आ सकी हैं? क्या हम इंसानी सरोकार उसमें तलाश कर सकते हैं चीन के मुताबिक या यूनान के मुताबिक? क्या उसमें किसी हकीकत का इंकशाफ किया गया है? और अगर हिंदुस्तानी भौतिका के लिहाज से देखा जाए तो क्या कोई तख्लीक जो है वो मुअस्सर है, यानी देखने वाले पर क्या अपना असर डालती है? और अगर अरब के से देखे जाए तो क्या इसमें कोई मानी है? ये बुनियादी सवाल है। सर मेरा अगला सवाल आपसे, सर सिनेमा का फ़नून लतीफ़ा से क्या रिश्ता है? क्या सिनेमा को फ़नून लतीफ़ा में शामिल कर सकते हैं? सिनेमा और फ़नून लतीफ़ा पर जब हम बात करते हैं तो बुनियादी सवाल वही जो अभी हमने जिक्र किया, क्या उनसे रिश्ता सिनेमा का बन पा रहा है? कि बाकी जो फ़नून है वो बहुत कदीम फ़नून है, किसी की 2500-3000 साल रवायत है, और सिनेमा का जो जमालियात है और फ़नून लतीफ़ा में शामिल करने की बात जहाँ तक है, तो ऐसा सिनेमा जिसे फ़नून लतीफ़ा में शामिल किया जा सके उसकी रवायत तो अभी 100 साल भी नहीं। यानी 100 साल पहले अपने ज़माने के लिहाज से ठीक फिल्म हो सकती है, लेकिन 100 साल पहले कोई ऐसी बड़ी फिल्म थी कि जिसको देखकर आज भी कहा जाए कि हाँ ये आज भी हमारे लिए उतनी ही मानी फेस है। तो ये सिलसिला अभी 100 साल से भी कम साल का है। तो उस लिहाज से एक सवाल होता है, क्या सिनेमा फ़नून लतीफ़ा में शामिल है? इसका
फ़नून लतीफ़ा से क्या रिश्ता है। तो असल में जब हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि जो सिनेमा के तस्वुरात हैं वो बुनियादी तौर पर वही तस्वुरात थिएटर के, और थिएटर तो पूरी दुनिया में एक फ़नून लतीफ़ा में शुरू से शामिल रहा है। तो सिनेमा जो है एक तरह से कह सकते हैं थिएटर की तौसीह है, और जो तस्वुरात हम थिएटर में देखते थे वो तकनीक के साथ आरास्ता होकर सिनेमा में आए। तो थिएटर की तमाम बातें एक तरह से सिनेमा में आ गई, ज़ाहिर उसमें तकनीक का सहारा ज़्यादा हो गया। तो लेकिन वो तस्वुरात हैं, इसलिए समझता हूँ कि सिनेमा को फ़नून लतीफ़ा में शामिल करना बिल्कुल लाजमी है। और वो कुछ ऐसी फिल्में अब कुछ या बहुत कुछ ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिनको हम बिल्कुल फ़नून लतीफ़ा मान सकते हैं, उसमें कोई झिझक अब नहीं हो सकती। दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक वक्फे का। वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह रेडियो मानू 90.0 FM का उर्दू एंड सिनेमा शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to The Mindful Minute. सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं। यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। Thomas Jefferson once quoted, "I find that the harder I work, the more luck I seem to have." अगर तुम अपना गम भूलना चाहते हो तो दूसरों की खिदमत करो। इब्न यहिया। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह रेडियो मानू 90.0 FM का उर्दू एंड सिनेमा शो। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। डॉक्टर रिजवानुल हक साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताएं, सिनेमा के तनाजुर में जमालियात और तफरीह में क्या फ़र्क है? सिनेमा के तनाजुर में जब हम बात करते हैं तो जमालियात चाहिए, मतलब जमालियात उसी वक्त तलाश कर सकते हैं जब उसको हम फ़नून लतीफ़ा में शामिल कर लें। तो अब हम इस बात पर किसी हद तक पहुंच चुके हैं कि हम मानते हैं कि फ़नून लतीफ़ा में शामिल किया जा सकता है सिनेमा को। जब फ़नून लतीफ़ा में शामिल हो जाएगा या हो गया है तो उसकी जमालियात की बात भी हम बिल्कुल कर सकते हैं।
जमालियात के लिए जो बहुत सारे जो फ़लसफ़ी उन्होंने इस पर गौर किया है कि जमालियात क्या होती है। मसलन कि कोई बहुत ऐसी बात कहें जैसे पाथेर पांचाली फिल्म, जिसमें बहुत गरीबी है और बहुत हालात ख़राब है, या हम प्रेमचंद की कहानी कफन ले लें, जिसमें एक औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त उसका इंतकाल हो जाता है और उसके बाद उसके शौहर और उसके ये ससुर जाके पैसा इकट्ठा करके तदफीन के लिए जाते हैं और उसके बाद सब खा पी के खाली हाथ आ जाते हैं। इस तरह की बातें हैं बहुत सारी फिल्में में है जिसमें बहुत गम है और मायूसी है। तो क्या उनको हम जमालियात कह सकते हैं? क्योंकि हम लोग अक्सर जमालियात से मतलब होता है कि बहुत खूबसूरत हो, लेकिन जब फ़लसफ़ियों ने जमालियात को डिफ़ाइन किया है तो उन्होंने कहा है कि जमालियात की दो होती है, एक तो होती है खूबसूरती और एक होती है इंसान में बेचैनी पैदा करने का उसका जो वो कुव्वत है, वो जमालियात में होती है। यानी किसी चीज़ को देख के इंसान के अंदर बेचैनी पैदा हो। तो इसके बारे में कहा गया है कि जो खूबसूरती है तो आम तौर पर वो खारजी खूबसूरती है कि कोई अच्छा फूल खिला है, कोई अच्छे घर बना है, कोई अच्छे कपड़े हैं, बस है, ये सब खारजी खूबसूरती है। लेकिन जब जमालियात में असल इम्तिहान दाखिली खूबसूरती का होता है, और दाखिली खूबसूरती से मतलब ये नहीं है कि इंसान बहुत बाज़ौक़ हो, बहुत नेक काम करे, बल्कि दाखिली खूबसूरती जब जमालियात में बात होती है तो उससे मुराद ये है कि जिसे देखकर इंसान में बेचैनी पैदा हो, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करे। ये चीज़ें जब होती हैं वो जमालियात के मुताबिक होती हैं। तो जब हम सिनेमा देखते हैं तो बहुत सारी फिल्में हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी ऐसी हैं जिनको देखकर हमारे अंदर अजीब किस्म की बेचैनी पैदा होती है, बहुत सोचने पर मजबूर करती है। ज़ाहिर है जो दूसरी शर्त जमालियात की मानी गई है कि खूबसूरती वो तो होती ही है और वो बहुत जगह मिल जाती है, वो भी एक ज़रूरी शर्त है। असली शर्त जो है जमालियात के लिए दाखिली खूबसूरती और बेचैनी और बेकरारी को पैदा करना, सोचने के लिए मजबूर करना, ये बातें होती। सिनेमा की जमालियाती क़दरें क्या हो सकती हैं? जमालियात के कदर तो कई होती हैं। उसका बुनियादी जो ताल्लुक़ है वो है कि उसमें ऐसी बातें जो उसको लतीफ़ा के तौर पर कायम करती हैं वो होती हैं। यानी एक तो जैसे जमालियात का मसला ये है कि उसमें ऐसी तख्लीक हो जो हमें बार बार देखें तो उसके नए नए मानी। तो ये तमाम तख्लीकात में, वो किसी भी फ़न में वो होती है, तो सिनेमा में भी है कि ऐसा ना हो फिल्म कि वो एक बार देख ली फिर हमें देखने में वो बड़ी बोरिंग सी लगे, हम देख ना सकें। बाकी जितनी बार भी फिल्म को देखा जाए तो उसमें एक नया एंगल उसने समझने का मौका मिले, अच्छा लगे कि अच्छा ये बात तो हमने गौर ही नहीं की। तो एक तो ये कदर होती है कि उसका बार बार देखने पर भी उसकी मानवियत कायम रहे। दूसरी ये होती है कि वक्त और मकाम से भी वो परे होती है। यानी कि अगर फिल्म में कोई चीज़ दिखाई गई है, वक्त मान लिया है कोई एक ख़ास वक्त है, मान लिया जो अभी हाजिर में चल रही वो चीज़ें हैं, या कोई पुराना वक्त है, मान लिया मुग़ल आज़म है तो वो तकरीबन 500 साल पुराना वक्त है। उमराव जानादा देखेंगे वो तकरीबन 150 साल पुराना वक्त है। तो वक्त, और दूसरा ये कि मकाम से मुराद ये है कि वो किस जगह की कहानी है। अगर मुग़ल आज़म में दिल्ली की कहानी है, उमराव जान में लखनऊ की है, बाज़ार में हैदराबाद की है,
تو اگر ہم حیدرآباد کے نہیں ہیں یا لکھنؤ کے نہیں ہیں, دلی کے نہیں ہیں, لیکن وہ کہانی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپیل کرے, وہ ہمیں اپنے جذبات کے ساتھ, اپنے احساسات کے ساتھ وہ جوڑے. تو دوسری قدر یہ ہوتی ہے کہ زمان و مکان کے ساتھ اس کا ایک تعلق تو ہوتا ہے, لیکن وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں انسانی تجربے شامل ہوتے ہیں کہ وہ ہر انسان کے لیے وقت اور مقام سے آگے بڑھ کر بھی معنی خیز ہو سکے. تو یہ باتیں کچھ یہ ہے کہ معنی میں بھی کافی وسعت ہو اس میں, کہ یہ نہ ہو کہ اچھا بس ایک بار دیکھ لیا سب چیزیں واضح ہو گئی بس یہی, بلکہ یہ ہو کہ جب دیکھیں تو اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے, اس کے یہ انسان ایسے بھی سوچ سکتا ہے. اور فلمیں جو ہیں, جیسے جو کہتے ہیں کہ بہت تیز فلم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو میں بتاؤں کہ جب بہت تیز فلم چلتے ہیں, اسپیڈ کی بات کرتے ہیں, تو ایک طرح سے وہ جو بہت تیز فلم کی بات کرتے ہیں وہ انسان کے دماغ کو, اس کے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو ایک طرح سے نگیٹ کرتے ہیں. جب جمالیات ہوتی ہے تو اس میں جو دیکھنے والا ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں دیکھنے والے پر منحصر ہوتی ہیں. جیسے ہندوستان میں کہا گیا نا کہ ہندوستانی جمالیات میں کہ اثر ڈالیں, اثر تو ڈالیں لیکن ساتھ میں ایک یہ بھی مانا گیا ہے کہ وہ اس سے مکالمہ قائم کرے, اس پر سوال کرے. تو سوال تب کرے کہ کوئی فلم جب فلم دیکھنے کے دوران ایسے وقفے ہوں کہ دیکھنے والا کچھ سوچ سکے. اس بات کو میں خاص طور پر زور دینا چاہتا ہوں کہ بہت ساری فلموں کو ہم آرٹ فلم کہتے ہیں, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, اور بھی وجہ ہے کہ آرٹ فلم میں ایسا وقفہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اس فلم کے ساتھ اپنا ڈائلاگ قائم کر سکے, وہ سوال سوچے اور اس سے پوچھے کہ اچھا یہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. تو اس طرح کا جہاں وقفہ ہوتا ہے یہ بھی جمالیات کے لیے بہت اہم قدر ہے. طور سے اگر ہم رشین فلم میکر ہیں تارکوفسکی, ان کی فلمیں اگر دیکھیں تو لگتا ہے وہ ہمیں پورا وقت دیتے ہیں کہ ہم خود سوچیں, اس سے مکالمہ کریں. تو یہ بھی ایک فلم کی جمالیات میں شامل ہے, یہ بھی خوبی. دوستو پروگرام میں وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. You are listening to ان کی زباں اردو کی طرح, ریڈیو مانو 90.0 FM's اردو اینڈ سنیما شو. یہ ہے ریڈیو مانو, ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to عرض کیا ہے. آداب, میں ہوں ڈاکٹر حشمت اور آپ سن رہے ہیں عرض کیا ہے. عرض کیا ہے میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فراق گورکھپوری. ان کا نام رگھوپتی سہائے اور فراق تخلص تھا. شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی اور ان کے والد منشی گورکھ پرساد عبرت گورکھپوری اپنے وقت کے مشہور شاعر تھے. فراق بھی بچپن ہی سے شعر کہنے لگے. انہوں نے نظم, غزل, رباعی وغیرہ جیسی شعری اصناف میں طبع آزمائی کی. منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے فراق, ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں. ان کا شمار اردو کے اہم شعراء میں ہوتا ہے. 1917 میں کانگریس میں شامل ہوئے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں. الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے. فراق کا کلام انسانی عظمت
اور دردمندی کے احساس سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے عشقیہ معاملات کے ساتھ ساتھ زندگی کے دیگر مسائل کو بھی موضوع بنایا۔ ان کی زبان میں گھلاوٹ اور مٹھاس ہے۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ انہوں نے عشق کے معاملات کو بالکل نئے ڈھنگ سے پیش کیا ہے اور بعض نئے مضامین بھی استعمال کیے ہیں۔ ربائی میں انہوں نے سنسکرت کے شرنگار رس سے استفادہ کرتے ہوئے معشوق کو ایک نئے اور دلکش گھریلو رنگ میں پیش کیا ہے۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ نغمہ ساز، غزلستان، شیرستان، شبنمستان، روح کائنات، گل نغمہ، روپ اور گلبانگ کے نام سے ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کی تنقید بھی لکھی ہے۔ ان کی نثری کتابوں میں اندازے اور اردو کی عشقیہ شاعری معروف ہیں۔ فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کے علاوہ کئی دوسرے اہم اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ دوستو، یہ تھے فراق گورکھپوری اور ان کے ادبی کارنامے۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔ آپ سن رہے تھے عرض کیا ہے۔ مارکیٹنگ اور برانڈ پروموشنز کے لیے ہم سے رابطہ کریں radiomanu@manu.edu.in پر۔ So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to ان کی زباں اردو کی طرح ریڈیو مانو 90.0 FM's اردو اینڈ سنیما شو۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر رضوان الحق صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جمالیات کی تعریف کرتے ہوئے اس کی کچھ مثالوں کے ذریعے وضاحت فرمائیں۔ جمالیات کی تو بات ہم نے کر لی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے فلم میں ہم عمل میں لائیں، یہ اہم سوال ہے۔ اب اس کے لیے میں کچھ فلموں کی مثال دیں گے۔ ایک فلم ہے جاپانی فلم میکر آکیرا کوراساوا کی روشومن۔ روشومن کی بنیادی کہانی یہ ہے کہ ایک نئی شادی شدہ ایک نیا جوڑا جا رہا ہے، وہ جنگل سے گزرتا ہے اور اس پر ڈاکو ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کا سامان لوٹ لیتے ہیں اور جو دلہن ہوتی ہے اس کی عزت بھی لوٹتے ہیں۔ اب یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے، پھر معاملہ جاتا ہے کورٹ میں۔ اب کورٹ میں گواہی ہوتی ہے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا دلہا تھا وہ گواہی دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ ایک جس نے کیا تھا وہ بتاتا ہے، ایک وہاں پر جنگل میں لکڑہارا تھا وہ بتاتا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا، اور ایک وہ دلہن کی روح بھی آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہوا تھا۔ اب واقعہ ایک ہی، اور خاص بات یہ ہے کہ چاروں لوگ جان بوجھ کے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہے کہ ہم سوچ لیں کہ ہم جھوٹ بول کے بچ جائیں یا کسی کو پھنسا دیں، ایسا نہیں، اپنے اپنے طور پر وہ سچ ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سب کی کہانیوں میں کافی مختلف ہیں، کوئی کس طرح سے دیکھتا ہے اسی بات کو، کوئی کس طرح سے۔ تو یہ سچ جو ہے کہا جاتا ہے کہ سچ ایک نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیکھنے والے کی اس کی جو نظر ہوتی ہے اور اس کا جو ذہن سازی ہوتی ہے، اس کا جو ذہن ہے، وہ سب ملا کے بات کرتا ہے جب اظہار کرتا ہے۔ تو یہی باتیں اس میں شامل ہیں کہ وہ
अलग अलग तौर पर एक ही वाक़े को देख रहे हैं। कोई झूठ नहीं बोलता है, फिर भी बातें बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो ये दुनिया को देखने का, इंसान को समझने का बिल्कुल नया ज़ाविया देती है ये, और सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती है कि अच्छा ये भी हो सकता था। फिर जब चार तो उसमें है, उस वाक़े को देखने वाले 4 लोग हैं, फिर जो कारी है वो भी तो फिल्म में देख रहा है कि क्या हो रहा है, जो उसको नाजरीन है वो भी तो देख रहे हैं कि फिल्म में क्या हो रहा है वाक़या, और हर देखने वाला जो है अपने तौर पर उसको इंटरप्रेट करता है, उसकी तवज़ीह करता है अपने अपने तौर पर। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह एक फिल्म है इंगमार बर्गमैन की, क्राइज एंड विस्पर्स। इस फिल्म में यह है कि इंसान जो है उसके बहुत सारे जो ज़िंदगी जीता है उस तसव्वुरात होते हैं, और कई जो हैं बहुत सहारे होते हैं ज़िंदगी करने के। जैसे खुदा पर ईमान होता है इंसान का, तो एक खुदा सबसे बड़ा सहारा होता है। फिर घर के बड़े लोग हैं, बड़ी बहन है, तो इस तरह से रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, इन सब पर ईमान होता है, हमारा यकीन होता है, तो इसी के सारे हमारी ज़िंदगी चलती। क्राइज एंड विस्पर एक ऐसी फिल्म है कि जिसमें कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं। एक बहुत नेक खातून होती है, वो नर्स होती है, पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे काम करती है, खिदमत करती है लोगों की। अब वो खुद बहुत बीमार है और सारे लोग जो हैं एक ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसके जितने भी सहारे थे, खुदा से लेके इंसान तक, सारे सहारे वो तोड़ती चली जाती है। पूरे जैसे तूफान आता है उसकी ज़िंदगी में, और जिन जिन पर वो यकीन करती थी वो सारे यकीन एक ही लम्हे में, एक ही आंधी में एक तरह की वो सब टूट जाते हैं। तो ज़िंदगी के बड़े सवाल आ जाते हैं कि जिन यकीन मान के चलते हैं कि अच्छा ये हमारे अच्छे हैं, ये काम के हैं, ये सहारा देंगे, वो सारे सहारे इस फिल्म में टूट जाते हैं। और एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेयारो मददगार, एक बड़े ही क्राइसिस में मुब्तला हैं हम, और कोई हमारी मदद करने वाला नहीं। तो ये एक इस तरह की फिल्म। एक फिल्म तारकोस्की, जो रशियन फिल्म मेकर हैं, इनका भी मैंने जिक्र किया था, उनकी फिल्म है सोल्स। इसका कमाल ये है कि ये इंसान ने हकीकत और वहम और जहनी सूरत हाल, जहनी कैफियत में जो सोचता है, उन सबको इस तरह से गटमट करता है, और ऐसा सोचने के लिए इतना स्कोप देती है कि इंसान बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। इसमें है भी कि एक नए जो है कुरैश का तस्वुर किया है, और रॉकेट से वो जो इसका मरकज़ी किरदार है वहाँ जाता है। तो वहाँ लोग बड़े क्राइसिस में हैं। 10 साल पहले वहाँ एक पहले लोग गए थे, तो वहाँ बड़े क्राइसिस में है। तो ये साइकोलॉजिस्ट है, और कोशिश में होता है कि इसलिए भेजा जाता है कि जो ऊपर हैं लोग उनकी मदद करें, उनकी जहनी जो सवाल हैं वो उनमें उनको हल करने की कोशिश करें, उनको हौसला दे। लेकिन वहाँ जाके ये भी वही हालत में पहुँच जाता है, और हकीकत, तसव्वुर, जहनी जो ख़यालात हैं, बल्कि जहन में कुछ लोग हैं, उसकी बीवी जो है वहाँ पर जो कई साल पहले जिसका इंतकाल हो गया है वो दिखती है। ये उसको देख सकता है, चलता फिरता, छू सकता है, सब कुछ महसूस कर सकता है। लेकिन मसला हो जाता है कि वहाँ पर वो आई कैसे और किस कई तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो वो रॉकेट में उसको फिर वापस ज़मीन पर भेज देते हैं, लेकिन वो फिर दिखने लगती है। तो वो हकीकत में है नहीं है, हकीकत क्या है, इस पर बड़े सवाल पैदा करती। और बड़ी पोइटिक फिल्म है, बहुत सोचने। 5 मिनट तक शुरू में और आखिर में तकरीबन कोई मकालमा नहीं, सिर्फ दिख रहा है कुछ हो रहा है। वो भी कोई ये नहीं कि बहुत तेज़ी से कैमरा भाग
हुआ, कैमरा बिल्कुल ठहरा हुआ, बस हमारे जहन में जो चल रहा है वो दिखाती है। इसी तरह अब्बास कियारोस्तामी की एक फिल्म आई थी 2008 में, शीरी। ये फिल्म जो बड़ा मशहूर वाक़या है शीरी फरहाद का, उस फिल्म पर, उस वाक़े पर या दास्तान पर है, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल अलग तरह की। इसमें सुनाया तो जाता है या शीरी फरहाद का वाक़या या दास्तान, लेकिन हमें दिखता ये जो है तो ये है कि कुछ लोग फिल्म देख रहे हैं। ये अब वो फिल्म देखकर जो देखने वाले हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, पूरी फिल्म इसी तरह से दिखाई गई है कि जो फिल्म एक देख रहे हैं शीरी फरहाद, वो फिल्म देखते हुए वहाँ औरतों के भी सवाल आते हैं उनके जहन में, हंसते भी हैं, रोते भी हैं। तो ये इस तरह की फिल्म है कि बिल्कुल अलग ही एक लेवल पर ले जाती है आवाज़ को, और देखने को हमारे जो बसरी मनाजिर हैं इनको बिल्कुल अलग अलग करके ये फिल्म दिखाती है। एक बिल्कुल नायाब तजुर्बा है फिल्म का और बहुत सवाल खड़े करती। तो ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो इंसान के बुनियादी जो सवाल हैं, ये आज के सवाल नहीं, ये कल के नहीं थे, ये हज़ारों साल से इंसान जो बना है उसके बुनियादी सवाल ये फिल्में उठाती। तो यही कि जमालियाती कतरे हैं और इसीलिए ये बड़ी फिल्में हैं कि ये जो है रोज़ रोज़ के जो मसाइल हैं उनसे गुज़रते हुए पूरी इंसानी ज़िंदगी के जो सबसे बड़े सवाल हैं उन पर आकर ठहर जाती है। और ये सारी फिल्में हैं, ऐसी नहीं है कि बस बता दे कि ये मसला है, ये चीज़ें हैं, बल्कि उसमें हमें खुद भी शामिल करती हैं और हमारे सामने ये सवाल खड़े करके सोचने का मौका पूरा देती हैं। ये हल नहीं बताती हैं ज़िंदगी के, बल्कि सवाल खड़े करके सोचने का मौका देती हैं ये फिल्में। तो जो बड़ी फिल्में होती हैं जिनकी जमालियात में ये बुनियादी बातें होती हैं, वही फिल्में ज़िंदा रहती हैं और जमालियाती कदरों के लिहाज से वही बड़ी फिल्में। सर, सिनेमा की जमालियात की रोशनी में कुछ ऐसी फिल्मों का जिक्र करना चाहेंगे जिसमें उर्दू तहजीब का असर हो? जी बिल्कुल। फिल्में हिंदुस्तान में जो हैं बनी हैं, एक फिल्म का मैं शुरुआत में सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा। एक फिल्म है जोकर, इसके डायरेक्टर थे केदार शर्मा और नरगिस और दिलीप कुमार इसके हीरो थे। राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म में एक छोटा रोल किया था और राजेंद्र कुमार की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म का मुझे लगता है उस तरह से जिस तरह से जिक्र होना चाहिए था होता नहीं है हमारी फिल्मों की तारीख, लेकिन मुझे लगता है ये हिंदुस्तान की जो फ़लसफ़े पर और ज़िंदगी के बड़े सवालों को उठाती हैं उस लिहाज से देखी जाए तो ये हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक। ये एक ऐसे औरत के कहानी है जो मीरा की तरह वो भगवान के भजन गाती रहती है और इसका जो हीरो है वो खुदा में या भगवान में यकीन नहीं करता है, कहता है मैं नास्तिक हूँ, मुझे किसी पर यकीन नहीं है, लेकिन इंसानियत में उसका यकीन है। तो वो जो है जो जोगन है उससे देखता रहता है, उससे इश्क करने लगता है और वो कहती है कि तुम भटका रहे हो मेरे मन में शांति है और तुम उस शांति से मुझे भटका रहे हो। तो इस तरह से इंसान की शांति क्या है, खुदा है नहीं है, और ये सारे बड़े सवाल फ़ियाना। और एक ऐसा जो इसमें ख़ास तौर से इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो बज़ाहिर तो कह रही है कि नहीं मैं शांति है और मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, शादी में नहीं है, लेकिन उसके अंदर की ख्वाहिशें ज़िंदा हैं। बस हम ऊपरी तौर पर भजन करके कुछ करके दिखाते हैं कि नहीं मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मेरे अंदर कोई मुकम्मल शांति है, लेकिन जब वो मकालमे शुरू करता है तो उसको एहसास होने लगता है कि नहीं
मैं तो जोकर बन ही नहीं पाई। तो ये एक बड़े फलसफियाना सवालों के साथ ले जाती है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी फिल्म है फलसफियाना तौर पर, जमालियाती तौर पर। इसको सबको देखना चाहिए। फिर अगर जहाँ तक उर्दू तहजीब की जो सबसे बड़ी फिल्म है वो मेरा ख्याल है कि आसिफ की मुग़ल आज़म है। आमतौर पर लोग इसको बहुत जानते हैं। मदर इंडिया 1970 में बनी थी। वो भी जो हिंदुस्तानी जमालियात है और जो ज़िंदगी है उसके बहुत गहरे सवाल तक जाती है और बहुत गाँव की ज़िंदगी को ख़ासतौर से जो ज़मींदारी का निज़ाम है उस पर बड़े सवाल करती है। तो इस तरह की कुछ फिल्में हैं। एक फिल्म दस्तक है राजेंद्र सिंह बेदी की। ये एक नावल नहीं, ड्रामा था, नकल मकानी, उस पर मबनी। ये फिल्म भी बड़ी दिलचस्प है और ये ज़िंदगी की छोटी छोटी हकीकतों को लेकर बनाई गई है कि लेकिन ये छोटी छोटी हकीकतें धीरे धीरे बहुत बड़ी हकीकतें बन जाती। या जो एक गर्म हवा और बाद में उमराव जान, ये फिल्में भी ऐसी हैं कि जो बड़े सवाल के साथ, जमालियाती ज़ौक़ के साथ और उर्दू तहज़ीब के साथ हमारे सामने आती हैं और अलग अलग सवाल ले जाती हैं। एक नए ज़ाविये से ज़िंदगी और तमाम फ़लसफ़ियाना सवाल को से जूझती हैं और हमें एक नए तजुर्बे से वाकिफ़ कराती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि ज़िंदगी सिर्फ ऐसी नहीं होती बल्कि दूसरे तरह से भी देखी जा सकती है। तो ये सारी फिल्में जो हैं बहुत अहम हैं, जो उर्दू तहज़ीब को भी दिखाती हैं, उर्दू तहज़ीब की जो जमालियात है और हो सकती है उसकी तरफ भी ले जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये कुछ फिल्में जैसे मुग़ल आज़म, मदर इंडिया, मंडी एक फिल्म थी, गर्म हवा, उमराव जान, ये सब ऐसी फिल्में हैं जहाँ बाज़ार फिल्म है तो जो उर्दू तहज़ीब भी दिखाती हैं, उर्दू जमालियात की तरफ भी ले जाती हैं और आज के सवालों से भी जूझती हैं और हमें हकीकत दिखाती हैं। सर, लुइस बेनल ने कहा था कि सिनेमा का सफ़ेद पर्दा अगर सही मानों में हकीकत का इंकशाफ करता तो इनकलाब ला सकता था, लेकिन फ़िलहाल हम चैन की नींद सो सकते हैं क्योंकि सिनेमा को पूरी डोज में अफीम खिलाकर जंजीर में जकड़ कर रखा गया है। इससे क्या मुराद है? हाँ, ये फिल्म के बारे में जो सबसे बड़े सवाल हैं कि फिल्म अगर जमालियात में शामिल हो गई है और बहुत सारी चीज़ें फिल्म को संजीदगी से इस पर और भी किया जाने लगा है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने लगी है, तो फिल्म की रिलेवेंस, उसकी मानवियत पर भी ये सवाल खड़े करते हैं। इनका मानना है कि फिल्म में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम जो ज़िंदगी के बड़े सवाल हैं उनसे फरार हासिल कर रहे हैं और वो एक तरह से उनको एक अफीम दे दिया गया है, जैसे कि हम जो असली सवाल से मुंह मोड़ लेते हैं अफीम खा के या शराब पी के। तो उसमें जैसे ऐसा होता है, जिनसियत होती है, डांस, मौसीकी, तेज़ रफ्तार। अभी जैसे हमने फिल्म की स्पीड की बात की थी, स्पीड भी फिल्म की जो है वो एक तरह का अफ्यूम का ही काम करती है कि इससे जो है हम ना उसमें सवाल वो देती है ना सवाल हम पूछने की हालत में होते हैं। बस तेज़ रफ्तार से बस वो कहते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं उसको देखो और जाओ। जैसे आजकल में हैं, इश्तिहार आते हैं बहुत तेज़ी से और फिल्म के बारे में आने लगता है हर तरफ से। वो ज़्यादातर इश्तिहार होते हैं या कुछ लोग वो भी कमीशन लोग लिखने लगते हैं और फिल्म देखने लगते हैं और एक हफ्ते में कई बार तो 100 करोड़ फिल्म कमा लेती है और बाद में जब हम सोचते हैं तो लगता है कि ये फिल्म तो हमें बेवकूफ़ बना के चली गई, कुछ था ही नहीं। तो ये सारा एक तरह का अफीम कि ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि हम उस वक्त तो एक नशे की हालत में सब कुछ देख के खूब मज़ा भी कर लेते हैं, लेकिन जब
वो नशा उतरता है एक वक्त के बाद, तो लगता है कुछ तो ठग लिए गए, इस फिल्म में तो कुछ था ही नहीं और सब भूल भी जाते हैं बस। तो ये एक तरह से जो फिल्म में ये सारी चीज़ें हो गई हैं, जिसमें सेक्सुअलिटी भी है, डांस भी है, म्यूज़िक भी है। हाँ, हमारे यहाँ एक पूरी रवायत रही जहाँ ये सारी चीज़ें, मैं ऐसा नहीं कि इनके खिलाफ हूँ, सेक्सुअलिटी भी आ सकती है उसमें, फिल्म में म्यूज़िक भी आ सकती है, ये डांस भी आ सकता है, लेकिन उनका एक तनाजुर होना चाहिए। यहाँ एक सब नशा बनाने के लिए नहीं, बल्कि और फिक्र करने के लिए, और फिक्र करने के लिए, समझने के लिए ज़िंदगी को, ये चीज़ें आ तो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सारी फिल्मों में, तो हमारी ज़िंदगी के सब बड़े सवाल थे। और फिल्म का जो मीडियम है वो हमारे जो तमाम पिछले फ़नून लतीफ़ा थे या जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थे, उन सबसे कहीं ज़्यादा मुअस्सर है। अगर फिल्म वाले चाह लें कि हमें जो ज़िंदगी के बड़े सवालों, बुनियादी सवालों से हम रूबरू कराने लगे, तो शायद हमारी ज़िंदगी में ये फिल्में इनकलाब ला सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इनको जो है एक तरह का अफीम बना दिया गया है और हम चैन की नींद सो रहे हैं, यही बात उन्होंने कही है। तो हमें ऐसी फिल्में देखनी चाहिए जो ज़िंदगी के सवालों को छुपाएं नहीं, बल्कि हमसे हमकिनार करें, हम उनसे सवाल पूछें, बात करें, गुफ्तगू करें ज़िंदगी के मुश्किल सवालों से, तो बात बन सकती है और हम एक बेहतर ज़िंदगी की तवक्को कर सकते हैं फिल्मों से। यही उनका शायद मकसद है इस कॉल का, और मैं भी इत्तेफाक करता हूँ इस कॉल से कि उसको ज़िंदगी का आईना बनना चाहिए, फिल्म अफ्यूम नहीं बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और सिनेमा बतौर फ़नून लतीफ़ा और उसकी जमालियात के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। ये थे डॉक्टर रिजवानुल हक साहब, जो सिनेमा बतौर फ़नून लतीफ़ा और उसकी जमालियात के मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। इनकी ज़बां उर्दू की तरह के एक नए एपिसोड के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे इनकी ज़बां उर्दू की तरह रेडियो मानो 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM.